हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और वहाँ हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से साइन कन्वेंशन डिटर्मिनेंट में यूज़ किया जाता है। साथ साथ हम लोगों ने 2x2 डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन भी समझा था। आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग फिर से एक क्वेश्चन देखने वाले हैं 2x2 डिटर्मिनेंट का, बट इस बार सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो आज हम लोग फ्रेंड्स एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट फिर से देखेंगे, बट इसमें हम लोग देखेंगे कि 2x2 डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन अगर हम एक शॉर्टकट मेथड से करना चाहे तो शॉर्टकट मेथड से किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ध्यान देते हैं आज के लेक्चर में क्या खास चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं shortcut to find the value of 2x2 डिटर्मिनेंट। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं फ्रेंड्स? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं शॉर्टकट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2x2 डिटर्मिनेंट। देखिए फ्रेंड्स, सेम वही क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया हुआ था। हमारा क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? a इज़ इक्वल टू हमारा था 1 2 3 4। ये हमारा 2x2 का डिटर्मिनेंट था और मैंने आपसे पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, शॉर्टकट क्या है ध्यान दीजिएगा। तो रूल क्या है ध्यान दीजिएगा। रूल यही मेन चीज़ है, ध्यान देना है आपको। सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या, जैसे मेरे पास एक बेसिक जनरल डिटर्मिनेंट को लेकर के समझाता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। a11 है, ये a12 है, a21 है और ये a22 है। अगर ये 2x2 डिटर्मिनेंट होगा तो यही चीज़ हमेशा हमको दिखाई देगा फ्रेंड्स, ध्यान देना आप, ठीक है। अगर हमारा 2x2 का डिटर्मिनेंट है तो याद रखिएगा ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ 2x2 डिटर्मिनेंट के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ 2x2 डिटर्मिनेंट के लिए, 3x3 के लिए नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा 2x2 का डिटर्मिनेंट रहा इतना तो फिक्स है फ्रेंड्स कि हमारे कुल मिलाकर के 4 एलिमेंट्स होंगे और जिन 4 एलिमेंट्स में से पहला को हम समझ रहे a11, दूसरा a12, तीसरा a21 और चौथा a22। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरह से फाइंड आउट होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कैसे निकलता है। इस रूल में हम किसी साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा तरीका क्या है। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर फाइंड आउट करना है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करेंगे a11 पे मौजूद एलिमेंट को और मल्टीप्लाई करेंगे a22 पे मौजूद एलिमेंट को, ठीक है। और हमेशा बीच में रखेंगे हम क्या, माइनस साइन, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स किसको, इस तरह से, मतलब a21 में मौजूद एलिमेंट को इनटू a12 पे मौजूद एलिमेंट को। मतलब सिंपल सा फंडा है, पहले हमको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर बीच में माइनस और उसके बाद फिर हमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। और इस तरह से आप आसानी से डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है, ये 1 2 3 4 हमारे एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन होगा फ्रेंड, 1 और 4। तो हमेशा हम पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 4 ये पहले हम लोगों ने लिख लिया। बीच में क्या आएगा फ्रेंड, माइनस, और फिर अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो तो 3 × 2, इट मीन्स 4 - 6, इट मीन्स -2। याद कीजिए पिछले लेक्चर्स में जब हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे थे तो हमारा आंसर कितना आया था फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर आया था -2। तो इस तरह से हम आसानी से एक 2x2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बिना साइन कन्वेंशन का। मतलब इजीली एक है, तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो साइन कन्वेंशन को देखने के बाद ही ये एग्जैक्टली रूल बन करके निकल करके आया, बट इसको सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं। पहले हमको डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से हम आसानी से 2x2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहले आप इस चीज़ को फटाक से लिख लीजिए, फिर इसके अंदर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं इधर खिसका दे रहा हूँ तो आपको आपके स्क्रीन पे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये तो हम लोगों ने वो क्वेश्चन किया जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा हुआ था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास इस बार क्वेश्चन दिया गया है b इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट में क्या दिया गया फ्रेंड्स, -3, 0, 4 और 1, ठीक है। ये हमारा इस बार 2x2 का डिटर्मिनेंट दिया गया। चलिए फर्स्ट मेथड हम लोग जो रूल सबसे पहले सीखे थे उस रूल से बना के देखते हैं और फिर हम शॉर्टकट्स बना करके देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बीट निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, जितने रो जितने कॉलम है उतना तरीका है हमारे पास, तो आप जो भी मेथड इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। तो मान लो मैं इस चीज़ का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सहारा किसका ले रहा हूँ, R1 का। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंशन अलोंग R1। हम लोगों ने किसका यूज़ किया है, R1 का सहारा लिया है, दैट्स वाई आई हैव राइट एक्सपेंशन अलोंग R1। अगर मैं R1 का एक्सपेंशन कर रहा हूँ अलोंग, तो हम क्या देखेंगे, R1 में मौजूद एलिमेंट का साइन कन्वेंशन। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा फ्रेंड्स, प्लस, और इसका क्या होगा, माइनस। तो सिंपल सा है फ्रेंड्स फंडा कि अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है b का, तो b का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, R1 में मौजूद एलिमेंट्स का साइन कन्वेंशन को यूटिलाइज़ करेंगे और रो और कॉलम वाइज ढकेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो R1 का पहला एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स, -3 है और उसका साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस। तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस -3 को रो और कॉलम वाइज ढक देंगे, तो बचा क्या, 1। तो हम इस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते। उसी तरह से R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स, 0 है, 0 का साइन कन्वेंशन क्या है, माइनस। तो इसको हम लिख दिए -0 × 2, ठीक है। और इस 0 का हम ढक देंगे, तो बचा क्या फ्रेंड्स, रो और कॉलम वाइज ढकने के बाद 0 का, तो हमारे पास बचा 4। इट मीन्स ये हमारा आया -3 -0, इट मीन्स -3। तो ये हमारा वो मेथड है जिस मेथड से हम शुरुआती में सीखे थे कि क्या एक्चुअल तरीका है जिसके बेसिस पे इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से अगर मैं अब शॉर्टकट तरीका का बात करूं, ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड का बात करूं, तो शॉर्टकट मेथड में सिंपल क्या सिखाया मैंने फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट ऑफ b फाइंड आउट करना है आपको। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b फाइंड आउट करने के लिए पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, तो -3 × 1, इट मीन्स -3, ठीक है। फिर बीच में क्या आता है फ्रेंड्स, माइनस आता है, और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, 4 0 = 0। तो हम लोगों ने क्या देखा, -3 - 0 का मतलब कितना है वैल्यू, -3। तो इस तरह से आप देख सकते हो दोनों आंसर सेम आ रहा है, मतलब ये हमारा शॉर्टकट मेथड और ये दोनों एग्जैक्टली सही है। हम आसानी से इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग अपने कैलकुलेशन में किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसीलिए आप ध्यान में रखिएगा कि शॉर्टकट मेथड में क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स, फिर बीच में माइनस, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होता है, और इसी तरह से हमारा 2x2 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्या कि हमारा अगर डिटर्मिनेंट 3x3 का होता तो इस 3x3 का डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 3x3 का डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन किस तरह से होगा। चलिए तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो अब हमारा जो टॉपिक है हम लोग सीखने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3। हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि 3x3 वाले डिटर्मिनेंट का हम लोग किस तरह से एक्सपेंशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स फिर से एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे सामने एक a नाम का डिटर्मिनेंट दिया गया है जिसका एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ 1 -2 3 0 4 2, ठीक है, -4 3 1, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि ये हमारा 3x3 का एक डिटर्मिनेंट हमारे सामने मौजूद है, ठीक है फ्रेंड्स। तरीका ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम यहाँ रफ में समझ लेते हैं साइन कन्वेंशन को। तो साइन कन्वेंशन क्या होगा फ्रेंड्स, इसका ध्यान दीजिएगा। तो इसका साइन कन्वेंशन मतलब 3x3 का साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन, फंडा याद होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं कि अगर
यहाँ हमारे पास रोज़ कितने हैं फ्रेंड्स, तो हमारे पास 3 रो है, R1 R2 एंड R3। उसी तरह से हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 3, C1 C2 और C3। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, 3 रो है और 3 कॉलम है, मतलब कुल मिलाकर के 6 तरीका है मेरे पास, और 6 तरीका से हमारा आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है ना, तो या तो आप कोई भी रो का इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, या तो कोई भी कॉलम का इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अगर आप समझ रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक रो से निकाल करके दिखा देता हूँ, एक कॉलम से निकाल के दिखा देता हूँ आपके तसल्ली के लिए, ताकि एग्जैक्टली आपको समझ में आए कि आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले निकालते हैं, एक्सपेंसन करते हैं हम लोग अलोंग R1। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक्सपेंशन अलोंग R1। अगर हम R1 के अलोंग एक्सपेंशन करते हैं फ्रेंड्स, तो हम यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, मतलब इसका हम वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो मैंने क्या सिखाया था, जिस रो के अलोंग आप एक्सपेंशन करते हो या जिस कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंशन करते हो, उसी का साइन कन्वेंशन आपको देखना पड़ेगा। तो हमारा R1 में मौजूद एलिमेंट का साइन कन्वेंशन क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये होगा प्लस, माइनस और प्लस। ठीक है, तो जिस रो का हम जिस रो के मदद से हम एक्सपेंशन करते हैं, उसी का साइन कन्वेंशन बस देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारा रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है। तो हमारा पहला एलिमेंट कौन है, 1, और 1 का साइन कन्वेंशन क्या है फ्रेंड्स, प्लस। तो +1 बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 लिख देते हैं। अब इसका क्या करते थे फ्रेंड्स, हम लोग जिस एलिमेंट को हम उठाते थे उसी को रो और कॉलम वाइज ढक देते थे। तो हम देख सकते हैं ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है, इसको हम लोगों ने ढक दिया। तो बचा क्या फ्रेंड्स, 4 2 3 1। तो देख सकते हो आप फ्रेंड्स, जब इस चीज़ को आप ढकते हो, जब इस चीज़ को आप कॉलम और रो वाइज ढकते हो, तो हमारे पास एलिमेंट बचा हुआ दिखाई देता है 4 2 3 1। ठीक है ना, तो डिटर्मिनेंट का ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सब डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट का हम कोई पार्ट निकालते हैं तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सब डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इट मीन्स जैसे ही हम लोगों ने 1 को रो और कॉलम वाइज ढका, तो हमारे पास एक सब डिटर्मिनेंट बचा, और वही सब डिटर्मिनेंट, याद कीजिए, जो बचता है वही इसमें मल्टीप्लाई होता है। तो ढकने के बाद जो बचा वो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई होगा किससे फ्रेंड्स, तो ये मल्टीप्लाई होगा 4 2 3 और 1 से। ठीक है, चलिए उसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है फ्रेंड्स, -2 है। उसका साइन कन्वेंशन क्या है, माइनस। तो माइनस और -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हम लिखेंगे यहाँ कितना, +2। ठीक है, अगर इसको हम +2 लिखते हैं फ्रेंड्स, तो एक चीज़ आप गौर करिएगा, जब इसको हम +2 लिखेंगे तो इसके बाद हम 2 को रो और कॉलम वाइज ढकेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कॉलम वाइज -2 ढक गया और ये हमारा रो वाइज ढक गया। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स, अब आपके सामने बचा हुआ क्या दिखाई दे रहा है, तब आपके सामने बचा हुआ दिखाई दे रहा है 0 2 -4 और 1। और जो बचा हुआ है वो हम एक डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे, बिकॉज ये जब हम रो और कॉलम वाइज एलिमेंट को ढकते हैं तो हमारा बचता है एक सब डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, तो सब डिटर्मिनेंट बच गया फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों ने सब डिटर्मिनेंट को लिख दिया। उसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है फ्रेंड्स, 3। तो हमारा 3 एलिमेंट, उसका साइन कन्वेंशन क्या है, प्लस। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, +3, और इस तरह से फिर से अब मल्टीप्लाई होगा हमारा एक सब डिटर्मिनेंट। तो इस बार देखो फ्रेंड्स क्या बच रहा है, इस बार बच रहा है 0 4 -4 3। जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखेंगे, 0 4 -4 और 3। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं कि हमारा जो एक्सपेंशन करने के बाद फर्स्ट टाइम हम लोग जब एक्सपेंशन किए तो हमारा ये चीज़ आया। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तब निकलेगा जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिटर्मिनेंट हम जानते हैं फ्रेंड्स, एक वैल्यू देता है तो इसका एक वैल्यू होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका एक वैल्यू होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका एक वैल्यू होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल है। अब ये देख सकते हो आप 2 × 2 बन चुका है, तो 2 × 2 का भी मैंने शॉर्टकट सिखा ही दिया था। तो ये 1 और मल्टीप्लाई होगा किससे फ्रेंड्स, तो देखिए इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, 4 1 ज़ा 4, बीच में माइनस, 3 2 ज़ा 6, फिर +2 है फ्रेंड्स यहाँ। अब इससे मल्टीप्लाई होगा इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू कैसे, 0 1 ज़ा 0, बीच में माइनस
-4 इंटू 2 -8 -8 और माइनस माइनस प्लस, तो ये +8। फिर इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स +3, तो इसको फिर ब्रैकेट ले लेंगे, 0 3 ज़ा 0, बीच ये माइनस होता है, -4 इंटू 4 -16, तो ये बन जाएगा +16। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास निकल करके क्या आएगा फ्रेंड्स, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल करके आएगा ये 4 - 6 कितना -2 इंटू 1, तो -2 प्लस ये 0 + 8 8 8 2 ज़ा 16, फिर ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 0 + 16 16 इंटू 3 16 3 ज़ा 48। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमारे पास आया फ्रेंड्स वो कितना आया, ध्यान दीजिएगा आप, तो ये हो गया 16 में से 2 गया तो 14 और 48 + 14 मतलब 12, ये 4 1 5 6, मतलब हमारा आंसर कितना हो गया फ्रेंड्स 62। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमारा ए नाम के डिटर्मिनेंट का क्या निकल गया, वैल्यू निकल गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करके इस तरह से फाइंड आउट किया था। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर हम इसी चीज़ को अगर हम C2 के लॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं, चलिए इस बार हम उठाते हैं किसको, C2 को। तो पहले आप इस चीज़ को फ्रेंड्स लिख लें, फिर इसके बाद मैं C2 के लॉन्ग एक्सपेंशन करके आपको दिखाता हूँ। आंसर हमेशा कितना आएगा 62 ही आएगा, वो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ फ्रेंड्स। चलिए अगर मैं एक्सपेंशन करूँ किसके अलॉन्ग, C2 के अलॉन्ग, तो मैं यहाँ लिखूँगा एक्सपेंशन अलॉन्ग C2। आप R1 के लॉन्ग करो, R2 के लॉन्ग करो, R3 के लॉन्ग करो, C1 के लॉन्ग करो, C2 के लॉन्ग करो या C3 के लॉन्ग करो, आंसर हमेशा कितना मिलेगा 62 ही। ठीक है, तो मैं आपकी मर्जी किसी के लॉन्ग करो, बस किसी एक के लॉन्ग करके हमको आंसर निकालना होता है। तो मैं बस समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, है ना, बाकी आप कोई भी एक चीज़ का सहारा ले सकते हो। अगर हम एक्सपेंशन अलॉन्ग C2 करते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए मैंने क्या बताया था, जिसके अलॉन्ग आप एक्सपेंशन करोगे उसी का हम क्या देखते हैं, साइन कन्वेंशन देखते हैं फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए आपके पास C2 कौन है, ये है C2, इसका साइन कन्वेंशन देखिए यहाँ आपका साइन कन्वेंशन माइनस प्लस माइनस, तो ये है माइनस, ये है प्लस और ये है माइनस। ये हम लोगों ने इसलिए दे दिया ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। आप चाहे तो पेंसिल से या साइड में इस तरह से भी आप सॉल्यूशन करते समय लिख सकते हो। चलिए अगर हम एक्सपेंशन C2 के लॉन्ग करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब इसका अब हम वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला C2 का एलिमेंट कौन, -2 और उसका साइन कन्वेंशन क्या है माइनस, तो बन जाएगा +2, इट मीन्स 2। ठीक है, अब हम 2 को क्या करेंगे फ्रेंड्स, रो और कॉलम वाइज ढकेंगे। ध्यान दीजिएगा अगर मैं इसको रो, ठीक है, और कॉलम वाइज ढक देता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा फ्रेंड्स, तो हमारा सब डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा है आपको 0 2 -4 1। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे 0 2 -4 और 1, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा जो बचता है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो दिख रहा है आपको C2 का एलिमेंट वो कौन सा है, तो वो है 4। 4 का साइन कन्वेंशन क्या है फ्रेंड्स, प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग +4 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारा फिर से सब डिटर्मिनेंट। तो 4 को इस बार ढकना है फ्रेंड्स रो वाइज, ये देखिए रो वाइज 4 को ढक दिया मैंने, और कॉलम वाइज 4 को ढकना है तो कैसे ढकेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कॉलम वाइज ढक दिया। तो आपको क्या दिख रहा है 1 3 -4 1, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1 3 -4 और 1। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ तक आने के बाद सब डिटर्मिनेंट क्या आया। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 3। 3 का साइन कन्वेंशन क्या है माइनस, तो यहाँ हम लोगों ने लिखा -3 और यहाँ बचेगा फिर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ हम फिर से लिखेंगे हमारा सब डिटर्मिनेंट। तो आप देख सकते हो इसको मैंने ढका रो वाइज, इसको मैंने ढका कॉलम वाइज। अब सब डिटर्मिनेंट क्या आपको बचता हुआ नज़र आ रहा है 1 3 0 2, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 3 0 2। तो इस तरह से हमारा यहाँ तक एक्सपेंशन कंप्लीट हुआ। अब आसान चीज़ आ गया हमारा, इस 2 क्रॉस 2 का सॉल्यूशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस 2 क्रॉस 2 का सॉल्यूशन अगर हम करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, तो इस 2 क्रॉस 2 वाले डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो मैंने क्या बताया, इसका ब्रैकेट लिख लिया, ले रहे हैं हम लोग 0 1 ज़ा 0 -8 और माइनस तो पहले से होता है तो ये +8 प्लस 4 ब्रैकेट में 1 1 ज़ा 1, ये -12 पहले से एक और माइनस बीच में होता है तो ये +12 हो जाएगा।
और यहाँ आ जाएगा -3 ब्रैकेट में 2 - 0। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ 8 × 2 16, यह आ गया कितना 12 प्लस इंटू 4 12 प्लस 1 13 13 4 ज़ा 52, और ये फ्रेंड्स कितना आएगा -6। तो आप देख सकते हो हमारे पास रिज़ल्ट इतना है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 16 52 में ऐड होगा तो ये हो गया कितना 68, ठीक है, उसमें 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आ गया हमारे पास कितना फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास आ गया 62, या 16 में से 6 गया तो 10 10 + 52 62। तो देख सकते हो आप फ्रेंड्स 62 ही हमारा आंसर था। तो इस तरह से करके हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक फंडा था फ्रेंड्स, जो हम लोग आपको लिख करके आपको इतना मैंने बताया। बट अगर हम कैलकुलेशन करने जाएंगे तो इतना हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी मैं अभी सिखाता हूँ। तरीका सब चीज़ यही है, बट लिखने वाला टाइम जो हमारा इतना वेस्ट हो रहा था वो लिखने वाला टाइम इतना नहीं जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसको आप पहले लिख लीजिए अच्छे से। इससे आपको कन्फर्मेशन मिल गया होगा कि आइदर रो हो या तो कॉलम हो, किसी के अनुसार आप एक्सपेंशन करो, हमेशा आंसर क्या आता है, सेम आता है। ये हम लोगों ने 2x2 में भी देखा और ये हम लोगों ने 3x3 में भी देखा है। चलिए मैं आपको और जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए समझाता हूँ, इतना लिखने से हम कैसे बच सकते हैं। चलिए मान लेते हैं इस बार कोई और रो उठा करके मैं आपको दिखाता हूँ। 62 ही आएगा इसका आंसर, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी करने सिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ लिखूँ कि हम एक्सपेंसन करने वाले हैं, एक्सपेंसन अलोंग R1, हम किसके अलोंग एक्सपेंसन करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो हम एक्सपेंसन करने वाले हैं R1 के अलोंग, ठीक है। अगर मैं R1 के अलोंग एक्सपेंसन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A मुझे फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो R2 कर लो यहाँ पे, ठीक है ना। R2 के अलोंग एक्सपेंसन करते तो R2 का साइन कन्वेंशन माइनस प्लस माइनस, इट मीन्स माइनस प्लस एंड माइनस, ये R2 का साइन कन्वेंशन। देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, एक ही लाइन में हम कोशिश करेंगे आंसर निकालने का, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उतना हमें लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए सबसे पहला एलिमेंट R2 को कौन सा है फ्रेंड्स, 0 है। 0 का साइन कन्वेंशन माइनस, आप जानते हो 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है ना। तो 0 का कुछ नहीं तो आप 0 ही लिख दो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अब हम एक चीज़ जानते हैं कि हम जो भी चीज़ लिखते हैं उसके मल्टीप्लाई में सब डिटर्मिनेंट आता है, और सब डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देगा। तो हम क्यों डिटर्मिनेंट लिखने हैं, जब हम डायरेक्टली ब्रैकेट लेकर के चलते हैं, जो वैल्यू आएगा हम डायरेक्ट वो लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे, हमने सोचा कि 0 का साइन कन्वेंशन और 0 हम लोगों ने ले लिया, और इसको अगर हम रो और कॉलम वाइज ढकते हैं तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 में ही मल्टीप्लाई करेंगे, -2 1 जा -2, ध्यान दीजिएगा -2 × 1 -2, अब बीच में क्या आएगा फ्रेंड्स माइनस, और 3 3 जा 9 तो -9, -2 -9 कितना होता है फ्रेंड्स, -2 और -9 कितना होता है, -11। तो डायरेक्टली यहाँ कितना लिखेंगे फ्रेंड्स हम लोग, -11, ठीक है। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है फ्रेंड्स, 4, साइन कन्वेंशन कितना है प्लस, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे +4, ठीक है। फिर से हम जानते हैं यहाँ कि वैल्यू ही आएगा, तो कैसे आएगा वैल्यू, सब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके। तो इसको हम ढकते हैं रो और कॉलम वाइज। देखिए डिटर्मिनेंट क्या मिल रहा है आपको, 1 3 -4 1, तो डायरेक्टली करो 1 1 जा 1, ठीक है, माइनस और -4 × 3 12 -12, तो 1 माइनस -12 मतलब 1 + 12 आएगा फ्रेंड्स। तो 1 + 12 मतलब कितना होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं 13, ठीक है। अब अगला हमारा एलिमेंट कौन सा है फ्रेंड्स, 2 है, और उसका साइन कन्वेंशन क्या है माइनस, तो हम लोगों ने यहाँ लिखा -2। फिर से सब डिटर्मिनेंट आएगा, लेकिन हम उतना नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा हो गया, 2 को ढक दिया हम लोगों ने रो और कॉलम वाइज, ठीक है। तो बचा क्या, 1 -2 -4 3, तो 1 3 जा 3, ठीक है, और -4 × -2 8 +8, तो 3 और माइनस +8, तो 3 - 8 कितना होता है फ्रेंड्स, तो 3 - 8 होता है -5। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक ही लाइन में हमारा काम हो जा रहा था। ये तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स 0 ही आएगा, 13 4 जा कितना होता है 52 होता है, ठीक है ना, और -5 × -2 कितना होता है फ्रेंड्स +10। तो हम लोगों ने देखा कि आंसर कितना आया 62, इट मीन्स अभी भी आंसर कितना आ रहा है 62 आ रहा है। तो हम लोग R2 के बेसिस पे भी एक्सपेंशन किए तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 62। तो हमारा कोशिश यही रहेगा फ्रेंड्स कि हमारा कैलकुलेशन जो होगा
इसी तरीके से होगा। उतना हमें बार बार सब डिटर्मिनेंट लिखने का ज़रूरत नहीं है। वो मैंने बस स्टार्टिंग था आपका, इनिशियल टाइम था आपका, इसीलिए मैंने उतना ज़्यादा डिटेल में समझाया था। बट अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो हम लोग का कैलकुलेशन कुछ इस टाइप का होगा। ये स्टेप आपको दिखाना है, ये स्टेप दिखाना है, ये स्टेप दिखाना, बस इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना है। आप आसानी से अपने आंसर्स को निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज सीखा कि एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, या उसका इनिशियल मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने देखा। साथ साथ एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट भी हम लोगों ने निकालने के लिए आज सीखा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों का बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आएंगे धीरे धीरे अपने नया टॉपिक पे, न्यू टॉपिक पे हम लोग सीखेंगे कि और भी क्या क्या चीज़ हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को फटाक से लिख लीजिए, जल्दी से समझ ले, पॉज करके वीडियो को, जहाँ जहाँ मैंने यहाँ पे स्टेप आगे दिखाया आपको, सारे चीज़ को आप वीडियो पॉज करके, ठीक है, आराम से लिख ले। फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे, अभी देखेंगे इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में सीखेंगे कि जैसे हम लोगों ने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, कि दो डिटर्मिनेंट्स आपस में कब इक्वल हो सकते हैं और उसके बेसिस पे किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, वो भी आज हम लोग देख लेंगे फ्रेंड्स। तब तक आप फटाक से इन चीज़ों को लिख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मूव करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा शॉर्टकट मेथड और सेरस मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट। देखिए फ्रेंड्स, जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वहाँ पे हम लोगों को जो 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट था उसको एक जनरल तरीके से निकालने के अनुसार उसका भी एक शॉर्टकट तरीका हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड में हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स को पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, बीच में फिर माइनस आता था, और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे। ये रूल हमारा था जो हम लोगों ने देखा हुआ था 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका। लेकिन अगर अब बात किया जाए कि जनरल प्रोसीजर से हट करके 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का क्या कोई शॉर्टकट मेथड है, तो जी हाँ, इसको भी सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम लोग सेरस मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्रॉस 3 के लिए वैलिड है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। और इस मेथड को सॉल्व कैसे किया जाता है, किस तरह से इसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बट ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद जब आप देखोगे तो नॉर्मल प्रोसीजर से जल्दी ये बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अगर मान लीजिए हमें सॉल्यूशन दिखाना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सेरस मेथड, तो सेरस मेथड का रूल क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। रूल ये है कि जो डिटर्मिनेंट में मौजूद एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसको जैसे का तैसा आप लिख दो। मतलब यहाँ लिखा हूँ मैं 1 - 2 3, यहाँ पे मैंने लिखा 0 4 2, और यहाँ मैंने लिखा -4 3 और 1। ये मैंने 2 वर्टिकल लाइंस हटा दिया। 2 वर्टिकल लाइंस हटाने के बाद जो एलिमेंट जैसे दिख रहा था मैंने वैसे ही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम ये करेंगे कि जो हमारा अब C1 दिख रहा है और जो हमारा अब C2 दिखाई दे रहा है, इस C1 और C2 को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, रिपीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको हम रिपीट करेंगे कैसे, ऐसे, मतलब 1 0 -4 और यहाँ आ जाएगा -2 4 और 3। तो हम लोग क्या किए फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो हमारा नॉर्मल एलिमेंट्स था उसका C1 और C2 को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको रिपीट कर दिया, रिपीट C1 एंड C2। ध्यान दीजिए, ये पहला रूल है फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग पहले इसको रिपीट करके इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, इतना लिखने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इस ऊपर में हम देखेंगे हमारा सेंट्रल एलिमेंट कौन है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है, 3 है। ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, मिडिल एलिमेंट। ठीक है, मिडिल मोस्ट, यही हमारा मिडिल मोस्ट। ठीक है, ये हमारा मिडिल मोस्ट एलिमेंट है। अब मिडिल मोस्ट एलिमेंट से क्या करना है, आपको डायगोनली जाना है। ठीक है, डायगोनली जाने का मतलब, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए फ्रेंड्स,
रूल के अकॉर्डिंग मैं मूव कर रहा हूँ। डायगोनली कैसे जाना है, तो डायगोनली हम ऐसे जाएंगे, देख सकते हो आप सेंट्रल एलिमेंट ये है, इससे डायगोनली हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम लेफ़्ट की ओर जाना शुरू करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको हम सबसे पहले उठाएंगे और लेफ़्ट की ओर जाएंगे, तो जितने भी इधर दिखाई दे रहे हैं सब इधर वाले किधर भागेंगे, लेफ़्ट की ओर। पहले इधर का काम हम कर लेते हैं, ये लेफ़्ट की ओर हम लोग जाने लगेंगे, ठीक है। पहले ध्यान दीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारा सेंट्रल एलिमेंट है उससे हम किधर जाएंगे, लेफ़्ट की ओर सारा चीज़ को देखेंगे डायगोनली, ठीक है। इधर वाला इधर सारा लेफ़्ट की ओर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है नंबर लाइन, तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये मेरा ज़ीरो सेंटर है, मिडिल है अगर हमारा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, और इसके इधर हमारे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, तो बस यही कंसेप्ट चलेगा। ये लेफ़्ट है फ्रेंड्स और ये हमारा क्या है, राइट है। तो याद रखिएगा, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे आपको याद रहेगा कि सबसे पहले लेफ़्ट के सारे डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, मतलब लेफ़्ट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसीलिए हम लिखेंगे माइनस बाहर में और ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे और इन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाएंगे। देखिए, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 3 4 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, तो -48 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, लिख लिए, फिर बीच में क्या आएगा, प्लस 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। फिर बीच में क्या आएगा, प्लस -2 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, तो यहाँ 0 हम लोगों ने लिख दिया। इस तरह से लेफ़्ट वाला काम हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे, और बाहर क्या लगाएंगे, माइनस। याद रखिएगा, माइनस होता है लेफ़्ट वाला साइड प्लस राइट वाला साइड, ये फॉर्मूला है हमारा इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये माइनस लेफ़्ट वाला जितना भी डायगोनल था मल्टीप्लाई करके जोड़ के मैंने लिख दिया, फिर बीच में क्या आएगा, प्लस। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हम यहाँ से मूव करेंगे राइट की ओर। तो राइट की ओर मूव करने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इस मिडिल मोस्ट एलिमेंट से अब हम जाएंगे राइट की ओर। तो देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब इधर बचा हुआ कौन है, ये और फिर इधर ये और ये, देख सकते हो आप, इधर से लेफ़्ट की ओर, ठीक है ना। सेंट्रल मोस्ट एलिमेंट्स उठाओ और लेफ़्ट की ओर जाना है ऐसे, और सेंट्रल मोस्ट एलिमेंट को उठाओ इधर राइट की ओर शिफ्ट करना है डायगोनली, ठीक है। चलिए, तो ब्लू वाला आपको दिख रहा होगा लाइन, ये हमारा डायगोनली शिफ्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई करना है राइट की ओर। ध्यान दीजिए, ये क्या है, 1 4 ज़ा 1 4, 4 1 ज़ा 4, प्लस -2 × 2, -4 -4 प्लस 16, ठीक है। फिर 3 0 0 0 3 0, मतलब प्लस 0 पे ऐसे लिखो पहले, चाहे ऐसे लिखो, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, बात वही पड़ जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, तो देख सकते हो आप, -48 + 6 मतलब -42, -42 + 0 का मतलब -42 और माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स 42, प्लस 16 + 4 20, 20 + 0 का मतलब भी 20। तो हम देख सकते हैं हमारा रिज़ल्ट कितना आया, 62। तो गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जस्ट पिछला क्वेश्चन है जो हम लोग अभी कर रहे थे, बट इसी चीज़ को हम लोगों ने सॉल्व किया है शॉर्टकट मेथड से, यानी सेरस मेथड से। विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत आसान मेथड है, अगर इसका आप रेगुलर प्रैक्टिस कर लेते हो तो जनरल मेथड से जल्दी बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, और आसानी से बन जाएगा। बस याद रखिएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए कि सेंट्रल एलिमेंट से नेगेटिव लेफ़्ट वाला सारा डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करके सम करना है, प्लस इधर से जितने भी राइट डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करके सम करना है। इस तरह से आप आसानी से सेरस मेथड के बेसिस पे 3x3 डिटर्मिनेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग जनरल मेथड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से शॉर्टकट मेथड के थ्रू 3x3 डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, उसी तरह से अब हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहले आप इस चीज़ को लिख ले फ्रेंड्स, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, ठीक है ना, इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे याद करो आप,
मैट्रिसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कब होता था? तो याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी कहला सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या हो, सेम हो। अगर ये दो कंडीशन मैच करता था तो हम बोल सकते थे कि दो मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। उसी तरह से अगर मैं इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट का बात करूँ तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है। तो इसके बेसिस पे हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? टू डिटर्मिनेंट्स आर said to be equal, two determinants are said to be equal if their orders are same and they provides same value। दो डिटर्मिनेंट्स आपस में इक्वल तभी कहला सकते हैं जब उन दोनों डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर क्या होगा फ्रेंड्स, सेम होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, सेम होना चाहिए, और साथ साथ उन दोनों डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू निकल कर के आएगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन मैच कर जाता है तो हम बोल सकते हैं कि दोनों डिटर्मिनेंट आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे सामने यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है। मान लो यहाँ पे दिया गया है 2 4 6 3, और ये इक्वल है किसका? तो ये इक्वल है x 2x 3 और 4x का। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल है तो आपसे मैं बोल रहा हूँ फाइंड x। ठीक है ना, तो आप सिंपल सा बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ डिटर्मिनेंट्स लग रहा है। अगर ये डिटर्मिनेंट है और ये भी एक डिटर्मिनेंट है और दोनों आपस में मैं इक्वल बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ इफ़ इतना बराबर इतना तो x क्या होगा। तो सिंपल सा है फ्रेंड्स, दो डिटर्मिनेंट अगर आपस में इक्वल है तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा। इट मीन्स ये अगर 2 क्रॉस 2 का है तो ये भी देख सकते हो आप 2 क्रॉस 2 का है, और साथ साथ दोनों का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। तो सिंपल है फ्रेंड्स, वैल्यू सेम होने का मतलब इसका हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि ये 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट का हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये 2 3 ज़ा 6 माइनस 6 4 ज़ा 24, और इधर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इधर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, ठीक है, 3 2 ज़ा 6x। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये 4x स्क्वायर माइनस 6x यहाँ पे आया, ये 6 माइनस 24 है। तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 6 माइनस 24, 24 में से 6 गया तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस 18, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x। तो आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा फ्रेंड्स, 2 कॉमन निकल जाएगा। इट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए फ्रेंड्स, 9 2 ज़ा 18, 18 से लाना कितना है, 3। ठीक है, तो 6 3 ज़ा 18 होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 6 3 ज़ा क्या होता है, 18 होता है। तो 6 3 ज़ा अगर 18 होता है तो आप देख सकते हो 6 और 3 से 3 तो आ जाएगा, बट प्लस 9 नहीं आ सकता है। इट मीन्स हम सबसे पहले चाहे काम कर सकते हैं ना, इतना ज़्यादा लंबा खींचने से अच्छा है थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे चेंज ही कर देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो ना सिंपल ऐसा कुछ रहता, ठीक है, यहाँ पे ही अगर कुछ ऐसा रहता कि छोटा कैलकुलेशन हमारा परफॉर्म आसानी से हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंपल ही कर देता हूँ, यहाँ रहने तो 1 है। ठीक है, चलिए फिर से बना लेते हैं इसको। पहले इस बेसिक को समझ लो आप, फिर बाद में थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पे जाएंगे आराम से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 24, और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4x माइनस 6x। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना आएगा फ्रेंड्स, माइनस 18, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 2x। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 18/2। इट मीन्स x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये दो डिटर्मिनेंट अगर सेम है तो x का वैल्यू कितना आएगा, 9। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आप 9 रखोगे तो 9 रखते हो अगर यहाँ पे, तो वैल्यू कितना आएगा, 1
ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 36। जब इसका कैलकुलेशन आप करोगे ना फ्रेंड्स, तो इसका कैलकुलेशन दोनों का सेम आएगा। देखिए करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आ जाएगा 36 माइनस 18 3 ज़ा 54। अगर 54 में से 36 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स कितना हमारा -18। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। देखिए इसका ही -18 आया था, तो एग्जैक्टली हमारा x का वैल्यू क्या निकला है, सही निकला है। तो ध्यान दीजिए, इसी तरह से इक्वालिटी ऑफ डिटरमिनेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, आप आसानी से बना सकते हो, समझ सकते हो। पर ध्यान दीजिएगा कि डिटरमिनेंट तभी इक्वल होगा आपस में जब उसका ऑर्डर सेम होगा और दोनों सेम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके बेसिस पे हम आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये बेसिक पार्ट जो था, ये एक्सपेंशन और इक्वलिटी डिटरमिनेंट, ये भी कंप्लीट हो गया है। आप चाहे तो एनसीईआरटी उठा करके फर्स्ट एक्सरसाइज को आसानी से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। और जो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और एक चीज़ आप और ध्यान दे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसमें मैं बहुत सारे छोटे छोटे टेक्निक्स बताऊंगा आपको, जो चीज़ कहीं ना कहीं इंसान को बहुत टफ लगता है प्रॉपर्टीज़, लेकिन मैं आपको बहुत छोटे छोटे टेक्निक्स बताऊंगा, जिस टेक्निक्स के बेसिस पे आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट आसान लगने लगेगा, आप भी आसानी से ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और एक चीज़ और ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर इस टॉपिक को आपको पढ़ना है तो एक बार आप ज़रूर मैट्रिक्स चैप्टर का जो मैंने पढ़ाया है उसमें आप इनवर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो मैंने वहाँ पढ़ाया है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने बहुत सारा एलिमेंट्री, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट अच्छे से समझना है फ्रेंड्स, तो आप मैट्रिक्स का ये टॉपिक ज़रूर जा कर के पढ़ लीजिएगा। मैट्रिक्स में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स और एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स दोनों बोल सकते हो, ये मैंने बताया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया था। वहाँ पे एक तरीका बताया था जिसके बेसिस पे आपको ऑपरेशंस लिखने में प्रॉब्लम कभी नहीं आ सकता है। तो वो चीज़ आप ज़रूर जा कर के पढ़ें, जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट आपको समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ने जा रहे हैं तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स या एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस ज़रूर जा कर के पढ़ें। और प्लीज़ जाके मेरे लेक्चर से ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको जब मैं यहाँ पे बताऊँगा तो आपको ये चीज़ एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि मैं वहाँ कैसे इस चीज़ से कोरिलेट कर रहा हूँ वहाँ पे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप ज़रूर पढ़िए, और इसी के बेसिस पे आपका कैलकुलेशन शॉर्ट होगा, आसान होगा समझना। और बहुत से अच्छे अच्छे टेक्निक्स बताऊंगा मैं, जिसके बेसिस पे आप जेईई मेंस के क्वेश्चंस को यूँ 10 से 20 सेकंड में बना सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स। और कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि ये चीज़ शायद मैं मेरे से छूट गया है या कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ कोई टॉपिक अगर मैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं उस टॉपिक को आपके लिए वहाँ पे एक वीडियो के फॉर्म में बना करके डाल सकूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।